Hello students, our today's topic is collision and this topic is a bit lengthy in itself, so it will probably get covered in 3 or 4 video lectures. So today we will study the introduction part of collision. Collision का introduction part आज हम पढ़ेंगे। कोलिजन क्या है, इससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलिजन। कोलिजन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, कोई एक ब्रिज जब बनाया जाता है, जब एक ब्रिज कोई बिल्ड किया जाता है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके पिलर्स। उसके पिलर्स को डिज़ाइन करते वक्त ध्यान में रखा जाता है कि जिस नदी में, जिस ओशियन में वो ब्रिज बनाया जा रहा है वहाँ वाटर की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है। रेनी सीजन में हम देखते हैं कि नदियों में पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो होता है, तो जब वो तेज़ी से बहता हुआ पानी ब्रिज के पिलर्स से जाके टकराता है, ब्रिज के पिलर्स से कोलाइड करता है, तो ब्रिज का पिलर जो है क्या वो उस कोलिजन को टॉलरेट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से उस ब्रिज के पिलर को डिज़ाइन किया जाता है। आप देखते हैं रेनी सीजन में इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में कई सारे पुल पानी के साथ बह जाते हैं। वो इसलिए बह जाते हैं क्योंकि उन्हें जिस पैरामीटर्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है उस टाइम पे नदी में उससे कहीं तेज़ी से पानी फ्लो कर रहा होता है और वो तेज़ी से बहता हुआ पानी उस रिवर के पिलर्स को तोड़ देता है। तो रिवर्स के पिलर्स किस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो वाटर की मैक्सिमम वेलोसिटी को टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं, उसके कोलिजन को टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं। दूसरा एग्जांपल, जो हाईवेज पे फ्लाईओवर बनाए जाते हैं वहाँ पे एक मैक्सिमम लिमिट का बोर्ड लगाया जाता है कि कार को इससे ज़्यादा वेलोसिटी पे नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए, उसका कई सारे रीज़न हैं, लेकिन उसमें से एक रीज़न ये भी है कि साइड में जो रेलिंग्स लगाई जाती हैं वो साइड में रेलिंग्स इस हिसाब से लगाई जाती हैं कि वहाँ पे कार या ट्रक किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अगर वो ट्रक या कार डिसबैलेंस होकर उस रेलिंग से टकराता है तो उनकी कैपेसिटी इतनी होती है कि वो उस कोलिजन को बर्दाश्त कर पाती हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है इंडिया में। हमेशा वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, कार या ट्रक की वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए वो रेलिंग को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती हैं। इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो कार्स को डिज़ाइन किया जाता है वो हमेशा उसकी बिल्ड क्वालिटी पे ज़रूर ध्यान दिया जाता है। बिल्ड क्वालिटी से मतलब ये है कि कार कहीं अगर जा रही है और वो गलती से किसी चीज़ से हिट हो जाती है, कोलाइड हो जाती है, तो वो उस कोलिजन को बर्दाश्त कर पाए। इसके लिए उसका एक ग्लोबल क्रैश टेस्ट होता है। हमारे यहाँ इंडिया में एक लोकल मैन्युफैक्चरर है टाटा, जो वर्ल्ड क्लास कार्स बनाते हैं और उनकी स्पेशलिटी ये है कि चाहे अल्ट्रोज हो, चाहे नेक्सॉन हो, चाहे टियागो हो, हमेशा कार को लॉन्च करने से पहले उसका क्रैश टेस्ट किया जाता है। वो ये बताता है कि कार कितनी सेफ है, वो कोलिजन को बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अभी कुछ दिन पहले की एक बात है कि एक न्यूज़ आई थी कि नेक्सॉन और फॉर्च्यूनर में टक्कर हो गई और साइड से नेक्सॉन ने फॉर्च्यूनर को इतनी तेज़ी से टक्कर मारी कि फॉर्च्यूनर 2 पलटी मार गई और नेक्सॉन का ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। सो दिस इज़ द बिल्ड क्वालिटी। मैं बिल्ड क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो डिज़ाइन की गई है वो उस कोलिजन को टॉलरेट कर पाती है या नहीं कर पाती। तो कोलिजन को हम समझ पाएँ, इन सारी चीज़ों को हम समझ पाएँ, उसके लिए हमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोलिजन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज़ कोलिजन। चलिए इसको मैं साइड कर देता हूँ। देखिए, कोलिजन, तो बेसिकली कोलिजन है क्या? कोलिजन का मतलब है दो चीज़ों का आपस में टकराना, चाहे वो वाटर ब्रिज के पिलर्स से टकरा रहा हो, चाहे वो कार रेलिंग्स से टकरा रही हो, या दो कार्स आपस में टकरा रही हो।
कोलिजन का मतलब है टकराना बेसिकली। अच्छा, टकराने से होता क्या है? टकराने से दो बॉडीज का डायरेक्शन बदल जाता है। फिलहाल लाइट चली गई। तो कोलिजन की वजह से हमेशा किसी भी बॉडी का डायरेक्शन बदल जाता है। तो किसी भी बॉडी का डायरेक्शन जब बदलता है हम कहते हैं क्या कि वो किसी बॉडी के साथ कोलाइड हुई है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने वाली ये है कि कोलिजन हमेशा फिजिकल हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई दो बॉडीज़ आपस में फिजिकली इंटरेक्ट करें ये ज़रूरी नहीं है। शोभे से लाइट आ गई है। काटना पड़ेगा ये पार्ट है। तो कोलिजन का सीधा सीधा मतलब ये है कि दो बॉडीज, अरे यार तो कोलिजन का सीधा सीधा मतलब ये है कि दो बॉडीज जब मूव कर रही होती हैं और मूव करते हुए एक बॉडी की वजह से दूसरी बॉडी के डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, एक बॉडी के इन्फ्लुएंस की वजह से दूसरी बॉडी के डायरेक्शन में जब चेंज आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कोलिजन। कोलिजन हमेशा फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से हो ये ज़रूरी नहीं है, वो नॉन फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब इस बात का मतलब क्या है कि फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से हो या ना हो। आप एक एक्सपेरिमेंट पढ़ के आए हैं, दैट इज़ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स का डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं लेकिन वो न्यूक्लियस से हिट नहीं करते, फिजिकली उससे टकराते नहीं हैं, वो उसके फोर्स की वजह से उनका डायरेक्शन बदल जाता है, लेकिन हम उसको भी कोलिजन ही कहते हैं। तो कोलिजन चाहे फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से हो चाहे नॉन फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से हो, बस होना ये चाहिए कि एक बॉडी का डायरेक्शन दूसरी बॉडी के इन्फ्लुएंस में बदल जाना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड कोलिजन। क्या समझ में आ गई बात? चलिए तो अब आगे पढ़ते हैं। तो कोलिजन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन डायरेक्शन और वेलोसिटी of a body gets changed due to influence of other body is called collision. Full stop. Collision may be due to physical interaction or non-physical interaction। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? अब कोलिजन के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो देखिए दो टाइप के कोलिजन होते हैं। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड इज इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए अब इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। वो फर्दर टाइप्स क्या हैं? एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड इज पार्शियली इलास्टिक कोलिजन। हाँ जी, ऐसे ही इनइलास्टिक में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन एंड नेक्स्ट इज पार्शियली इनइलास्टिक
कोलिजन। तो ये कोलिजन के कुछ टाइप्स हैं। हालांकि 11th क्लास की फंडामेंटल फिजिक्स में हम लोग जो पढ़ते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन ही पढ़ते हैं, हम पार्शियली नहीं पढ़ते। ये पार्शियल कोलिजन जो है वो आगे आप बीएससी वगैरह में जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम या तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता क्या है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में कौन कौन से पैरामीटर्स, अब जब मैं पैरामीटर्स की बात कर रहा हूँ तो पैरामीटर्स का मतलब हो गया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। क्या ये चीज़ें कंजर्व रहती हैं, क्या ये चीज़ें सेम रहती हैं या बदल जाती हैं? ठीक है, तो इन पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वो होता है कि जब दो बॉडीज किसी डायरेक्शन से आती हैं, कोलाइड करती हैं और कोलाइड करने के बाद वो वापस अपने अपने डायरेक्शन में चली जाती हैं। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है कि दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं लेकिन जो पीछे वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वो जब आगे वाली बॉडी से कोलाइड करती है तो आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाती है और पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। जब भी कोलिजन होता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कोलिजन पॉसिबल है? एक बॉल को जब आप सरफेस पे गिराते हो तो जब वो सरफेस पे हिट करती है तो हिट करने के बाद जब वो वापस आती है तो क्या वो वापस उतनी हाइट पे आ जाती है जिस हाइट से वो नीचे गई थी? नहीं होता है ऐसा। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब उसने कोलाइड किया तो कोलाइड करने की वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। तो वो कोलिजन कैसा है? वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। दो ट्रक अगर आपस में टकराते हैं, कुछ वेलोसिटी उनकी है, तो क्या वो उसी वेलोसिटी से वापस चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता कभी भी। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमें फिजिकल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता। तो हमें कहाँ देखने को मिलता है? हमें मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन देखने को मिलता है, जहाँ पे एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराते हैं, कभी इस कंडक्टर की वॉल्स के साथ टकराते हैं और टकराने के बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन इन कंडक्टर्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लॉस नहीं होती। अगर एनर्जी लॉस होगी, सोचिए, अगर एनर्जी लॉस हो रही होती यहाँ पे तो इसका मतलब है एनर्जी किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती। हर चीज़, हर एनर्जी फाइनली कन्वर्ट हो जाती है हीट की फॉर्म में। हर एनर्जी फाइनली हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अगर यहाँ पे कोलिजन हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और ये कंडक्टर हीट अप हो जाता, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या समझ में आ गई बात? तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हमें मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में देखने को मिलता है। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करता है तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे लॉस नहीं होती। अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हो रहा काइनेटिक एनर्जी का, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है और किसी भी बॉडी का मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या हुआ? इट इज द कोलिजन in which no loss of kinetic energy will be there। काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। कैसा कोलिजन है ये कि एक बॉडी इस डायरेक्शन से यहाँ आई, इसका मास m1, इसका मास m2,
और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, और कोलिजन के बाद ये इस डायरेक्शन में चलेगी v1 और ये v2। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व रहेगी तो उसका मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के कंजर्व रहने का मतलब ये होता है कि कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी पूरे सिस्टम की, दोनों बॉडीज के काइनेटिक एनर्जी का जो सम कोलिजन से पहले था, कोलिजन के बाद भी वही रहता है। इसका मतलब ये है, सम का मतलब क्या हुआ, देखिए इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज हाफ m1 u1 स्क्वायर, m1 mv स्क्वायर होती है। अच्छा ठीक है, और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट इज हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये काइनेटिक एनर्जी है क्या, बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, दैट इज m1 v1 स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी m2 v2 स्क्वायर। क्या समझ में आ गई बात, तो ये हो गई आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। क्या समझ में आ गई बात, चलिए नेक्स्ट, सेकेंड, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अब मोमेंटम के कंजर्व रहने का मतलब क्या है, मोमेंटम क्या होता है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम विल बी m1 u1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी। क्या समझ में आ गई बात, तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो ये है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब बात करते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कैसा होगा। तो देखिए नेक्स्ट इज perfectly inelastic collision। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के एग्जाम्पल बहुत देखने को मिलते हैं हमें फिजिकल वर्ल्ड में। कैसे कि आपने एक आटे का गोला लिया, आटे को आपने मार दिया, वो गीला हो गया है, अब उसकी लोई बना ली और उसको उठा के मारा दीवार में, वो दीवार में चिपक जाएगा। दैट इज, वो कैसा कोलिजन है, वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, वो वापस नहीं आया टकराने के बाद। क्या समझ में आ गई बात। ऐसे ही दो बॉडीज जब आपस में टकराती हैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ट्रक है और एक कार है, जब वो टकराते हैं तो क्या होता है, वो टकराने के बाद वो ट्रक कार को अपने साथ लेके आगे चला जाता है। दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या समझ में आ गई बात। तो देखिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होगा, देखिए व्हेन टू मूविंग बॉडीज, टू इंडिविजुअली मूविंग बॉडीज, मतलब अलग अलग जो बॉडीज चल रही थी, मूविंग बॉडीज कोलाइड्स, देन दे get stuck with each other and finally moves with same velocity, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी u1, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। चलिए दूसरी बॉडी है फॉर एग्जांपल ये, जिसका मास है m2 और ये इस डायरेक्शन में जा रही है u2 वेलोसिटी के साथ।
अब ये दोनों जो है वो हिट करती हैं और हिट करने के बाद क्या होता है कि m1 और m2 दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जाती है। क्या समझ में आ गई बात? दिस विल कॉल्ड एज इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये दोनों अलग अलग नहीं जा रही, ये दोनों एक साथ आगे जा रही हैं। क्या समझ में आ गई बात? अब ये जो इनइलास्टिक कोलिजन है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी कंजर्व रहेगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कंजर्व नहीं रहेगी? तो देखिए, फर्स्ट मोमेंटम विल कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहेगा इन बॉडीज का। मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। वो कैसे कंजर्व रहेगा? अब एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इस बॉडी का जो मास है m1 दैट इज 4 kg, मान लीजिए 4 kg है, m2 है 2 kg, ठीक है। u1 है, u1 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 8 किलोमीटर पर आवर। u1 8 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है और u2 इज मूविंग विद 2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और कोलिजन के बाद ये जो v वेलोसिटी आती है जिससे ये मूव कर रहे हैं दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल। अब देखिए कि मोमेंटम कैसे प्रूव होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला तो यही है, ठीक है। तो आपने रखा क्या? m1 u1, तो m1 हो गया क्या? 4 kg इंटू u1 क्या है? 8, तो 4 इंटू 8 प्लस m2 u2, m2 2 kg और u2 2 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू। अब फाइनली मोमेंटम क्या होगा इनका? तो मोमेंटम का पहले फॉर्मूला तो लिख लें, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 एंड दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी v, उससे मूव करते हैं। अब इन दोनों के पास कोई अलग अलग वेलोसिटी नहीं है, अलग अलग मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? m1 इज मूविंग विद v प्लस m2 इज मूविंग विद v, तो v आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू v। अब इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज रख रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या? 4 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, सो इट इज 6, v इज 6, सो 8 4 are 32 प्लस 4 इज इक्वल टू 36, सो 36 इज इक्वल टू 36। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गया? इसका मतलब मोमेंटम क्या रहा? कंजर्व रहा। अब सवाल यह है कि क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी? तो देखते हैं। तो एक चीज इसमें यह है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं रहती, विल नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो यही है, आपने ये फॉर्मूला लगा के चेक किया, देखिए क्या आ जाएगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। समझ में तो आ गया ना? हाफ mv ही स्क्वायर ही लगाए जा रहा हूं। उसके बाद इसी में पुट कर दिया, दैट इज हाफ। अब मास क्या है आपका? m1 प्लस m2 और v स्क्वायर वेलोसिटी हो गई। अब इसी फॉर्मूले में आप ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है। देखो m1 1/2, m1 हो गया क्या? अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। m1 की वैल्यू क्या? 4 इंटू 8, 8 का स्क्वायर मीन्स 64 प्लस m2 2 इंटू u2 इज 2, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 6, ठीक है। v का स्क्वायर 36। चलो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 64 इंटू 4 256 प्लस 8 इज इक्वल टू 6 इंटू 36 दैट इज 216। तो ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विल नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। इसीलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। मैं यहां लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी will not conserved in this case। क्या समझ में आ गई बात? तो बेसिक चीज जो है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में, और वो भी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में, वो क्या है? वो ये है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है,
मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लेकिन मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या समझ में आ गई बात? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। और जब भी इस चैप्टर में मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूंगा, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।